हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पोर्शन को, जो जुलाई 2024 का है। यह सीटेट की PYQ सीरीज है, जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी भावात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक परिवर्तन या ऑप्शन डी मात्रात्मक परिवर्तन। तो जो लंबाई और वजन होता है वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसके अलावा भावात्मक परिवर्तन में बच्चों के इमोशन आते हैं, जैसे भय, क्रोध आदि इमोशन भावात्मक परिवर्तन में आते हैं। संज्ञानात्मक परिवर्तन में बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी मानसिक क्रियाएं किस प्रकार होती हैं, वो सभी प्रकार के परिवर्तन संज्ञानात्मक परिवर्तन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें लंबाई और वजन की वृद्धि के बारे में कहा गया है, जो कि मात्रात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए संरक्षण और अमूर्त चिंतन, ऑप्शन बी नकल और प्रतिवर्तिता, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक खेल और जीववाद या ऑप्शन डी वर्गीकरण और क्रमबद्धता। आंसर है ऑप्शन सी प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थीं, जिसमें से पहली थी संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर तक चलती है। तो संरक्षण और अमूर्त चिंतन यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नकल और प्रतिवर्तिता यह संवेदी पेशीय अवस्था की विशेषता है। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और वर्गीकरण और क्रमबद्धता यह मूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी छात्रों की जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना या ऑप्शन डी छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। बच्चों में आलोचनात्मक प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की जो सोच है वह उच्च स्तर और समस्या समाधान आधारित हो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की या के का निर्धारण करती है। अब पहला बिंदु है सेक्स, दूसरा बिंदु है जेंडर, तीसरा बिंदु है शैक्षणिक सफलता और चौथा बिंदु है सीखने की शैली। तो इनमें से आनुवांशिकता किसे निर्धारित करती है, या आनुवांशिकता द्वारा क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो आनुवांशिकता के द्वारा सेक्स को निर्धारित किया जा सकता है। आनुवांशिकता मेल और फीमेल को डिफाइन करती है, जो कि उसके सेक्स से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। तो इसे संवेदनशील अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? ऑप्शन ए वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी मानकीकृत बुद्धि परीक्षण या ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो। राइट आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? लेब वाइगोत्स्की ने अपने प्रयोग में बताया था कि बालक के विकास पर समाज का काफी प्रभाव पड़ता है और बालक जो कुछ भी सीखता है अपने समाज के दायरे में ही सीखता है। इसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ऑप्शन ए छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ऑप्शन बी छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष के लिए छोड़ देना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक को सहायता देनी पड़ती है, जिसके लिए उन्होंने एक शब्द भी बताया था, स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन सी क्या है? छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। तो बात वहीं पे आती है कि वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक अपने समाज के द्वारा ही सीखता है या बालक सामाजिक रूप से सीखता है। तो जब हम बालक को व्यक्तिगत रूप से काम देंगे तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना कि जो उनकी समझ और वर्तमान स्तर के पूरी तरह से असंबंधित हो। ये तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बालक को ऐसा काम देंगे जो उससे संबंधित नहीं है तो बालक कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल करते हैं जब अधिगम का बल दोहराव और रटने पर आधारित हो। ये ऑप्शन अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि नई शिक्षा नीति रटने पर बिल्कुल जोर नहीं देती है, वह करके सीखने पर बल देती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। शिक्षार्थी की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। यदि बालक की सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाएगी तो बालक बोल नहीं पाएगा, बालक अपने आप में कुंठा महसूस करेगा और बालक का विकास अवरुद्ध होता जाएगा। तो यह ऑप्शन बी अपने आप में गलत होगा। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल करते हैं जब ऑप्शन ए अधिगम का बल दोहराव और रटने पर आधारित है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन सी उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। ऑप्शन डी गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। कैसे होंगे गलत वो भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमें बता रहा है कि अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। नई शिक्षा नीति और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को रटने पर बल नहीं दिया जाता है, बच्चे करके सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। यदि बालक की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाएगी तो बालक कुंठा का महसूस करेगा और बालक का विकास अवरुद्ध होता जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। यदि बालक के पूर्व ज्ञान को नकार दिया जाएगा तो बालक अपने आप में कुंठा का महसूस करेगा और बालक की जो मानसिक स्थिति है वो दबती जाएगी और बालक का विकास नहीं हो पाएगा, अतः ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ऑप्शन ए आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा या ऑप्शन डी अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्म वाक्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसे दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी समायोजन होगा। जागृति ने दोनों कुत्ते के स्कीमा को अपने संज्ञान में स्थापित कर लिया है, अर्थात समायोजन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। ऑप्शन सी प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, या ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अभिकथन ए शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। अब इसका कारण भी बताया है, तो कारण आर है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब सही विकल्प चुनना है इसमें से हमें। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता।
तो कहने का मतलब है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन की कारण सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा एक चीज देखनी पड़ती है कि अभिकथन और कारण दोनों में कितनी सकारात्मकता है, दोनों एक दूसरे से कितने संबंधित हैं। तो अभिकथन ये देखते हैं हम, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। यह कथन पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं यह सही बात को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही कारण देखते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? ऑप्शन ए, कार्य कठिनाई को। ऑप्शन बी, कोशिश की कमी को। ऑप्शन सी, योग्यता का अभाव। या ऑप्शन डी, किस्मत। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभिकथन ये है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। अब इसका कारण है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों कथन सकारात्मक हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ऑप्शन बी बता रहा है कि आर यानी रीजन कारण गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों गलत हैं। नहीं, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन डी 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो पहला है छवि आधारित, संकेत आधारित और फिर क्रिया आधारित। संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। ऑप्शन सी, संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। या ऑप्शन डी, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन डी, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित होगा। यह जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से ये महत्वपूर्ण टर्म लिए गए हैं कि बालक सबसे पहले क्रियाओं के द्वारा सीखता है, यानी बालक सबसे पहले क्रियाएं करता है, इसके बाद वह छवि यानी मानसिक प्रतिरूपण या मानसिक चित्रण के द्वारा ही अपनी चीजें निर्धारित करता है। इसके बाद वह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह संकेतों का प्रयोग करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, जेंडर भेदभाव। ऑप्शन बी, जेंडर पहचान। ऑप्शन सी, जेंडर प्रारूप। या ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिकथन ए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अब इसका कारण है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता। तो इसको समझते हैं। पहले अभिकथन ए में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरतों के बारे में कहा गया है और यहाँ पर कारण में क्या बताया गया है कि कक्षा में समता केवल यानी समानता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालक आते हैं तो सबकी जरूरतों और सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अभिकथन ए सही है लेकिन रीजन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं।
ऑप्शन बी, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। ऑप्शन सी, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। या ऑप्शन डी, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझने और संसाधित करते हैं। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने बताया था कि प्रत्येक आयाम के लिए अलग अलग योग्यताएं या अलग अलग बुद्धि होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? ऑप्शन ए, गमनात्मक विकलांगता की। ऑप्शन बी, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की। ऑप्शन सी, मस्तिष्क पक्षाघात की। या ऑप्शन डी, स्वलीन क्रम विकार की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वलीन क्रम विकार की। स्वलीन क्रम विकार में बालक किसी चीज को बार बार दोहराता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। ऑप्शन बी, अवलोकन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम में ज्यों का त्यों लागू करता है। ऑप्शन सी, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। या ऑप्शन डी, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें शिक्षक को सुविधादाता या फैसिलिटर के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? अब ऑप्शन ए है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। ऑप्शन बी, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। या ऑप्शन डी, यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। जो आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं, उसके एक से अधिक आंसर। आलोचनात्मक प्रश्न या आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न एक से अधिक उत्तर देने की अनुमति हमें प्रदान करता है। तो तथ्यात्मक जानकारी देने वाला प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न नहीं होता है। बाकी तीनों आलोचनात्मक प्रश्न की विशेषताएं हैं। तो हमें यह बताना था कि आलोचनात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अभिकथन ये है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसका कारण है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागीयता को सुनिश्चित करना। कथन और उसका कारण दोनों सकारात्मक हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका हम उत्तर अटेम्प्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में सभी बच्चों पर बराबर से ध्यान दिया जाता है, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन ए, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। ऑप्शन बी, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन सी, सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। और या ऑप्शन डी, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच होती है और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आमतौर पर सीखने की अक्षमताओं
या कठिनाइयों वाले बच्चों में? ऑप्शन ए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की समस्या होती है। ऑप्शन बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। ऑप्शन सी, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। या ऑप्शन डी, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिकथन ये है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। अब कारण क्या है? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनें। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए रचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ऑप्शन ए, वीडियो दिखाना। ऑप्शन बी, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। ऑप्शन सी, निर्देशित खोज। या ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि। तो जो रचनावाद है वह करके सीखने पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्देशित खोज। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। अब ऑप्शन ए है, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। ऑप्शन बी, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून। ऑप्शन सी, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। या ऑप्शन डी, सामाजिक सरोकार और विवेक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक। क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ऑप्शन बी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। या ऑप्शन डी, विकास एक असतत प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रैखिक। यानी विकास चक्रीय यानी वर्तुलाकार होता है, रैखिक नहीं होता। इसको हम विकास के सिद्धांतों में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए, स्मृति सहायक विधियां। ऑप्शन बी, संकल्पना चित्रण। ऑप्शन सी, विस्तृत दोहराव। ऑप्शन डी, रटना व दोहराव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रटना व दोहराव। रटना प्रभावी स्मृति की विशेषता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चनों को अब देखा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।